अगर नटवरलाल को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ठग कहा जाता है तो चार्ल्स शोभराज के बारे में ये कहा जाता है कि इससे बड़ा ज़हीन, ब्रिलियंट और उससे ज़्यादा दिमाग वाला क्रिमिनल आज तक नहीं हुआ। वो जुर्म की दुनिया का प्रोफेसर था जिसे शौक था क्राइम का, थ्रिल का, एक्साइटमेंट का और अच्छी ज़िंदगी जीने का, और इसी वजह से चार्ल्स शोभराज बर्बाद हो गया। कुछ लोग होते हैं जो हालात की वजह से क्रिमिनल बनते हैं और कुछ लोग होते हैं जो क्राइम को ही अपना धर्म बना लेते हैं। उनके साथ जो शामिल होता है उसको अपना शिष्य और खुद को उनका गुरु। चार्ल्स शोभराज की कहानी यही है कि वो क्राइम को कभी क्राइम मानता ही नहीं था। कई बार इंटरव्यूज में उसने बताया भी है कि वो कुछ नहीं करता, लोग खुद ब खुद उसके झांसे में आते और सब कुछ बड़े प्यार से हो जाता है। 6 अप्रैल 1944 में चार्ल्स गुरमुख शोभराज होतचैन बवानी, जो उसका पूरा नाम था, वो वियतनाम में पैदा होता है। शोभराज की माँ वियतनाम में एक दुकान चलाती थी। उन दिनों एक भारतीय सिंधी वियतनाम बिजनेस के सिलसिले में वियतनाम आया हुआ था। शोभराज की माँ और उस बिजनेसमैन की जान पहचान होती है और दोनों में प्यार हो जाता है और देखते ही देखते दोनों लिविंग इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। हालांकि दोनों शादी नहीं करते पर फिर भी एक साथ रहने लगते हैं। उसके बाद शोभराज पैदा होता है 1944 में, मतलब हमारी आज़ादी के 3 साल पहले। क्योंकि शोभराज के माता पिता ने शादी नहीं की थी तो उनके रिश्ते अब कुछ समय बाद ठीक ठाक नहीं चलते। कुछ दिन बाद शोभराज के पिता शोभराज की माँ को और शोभराज को वियतनाम में ही छोड़कर खुद हिंदुस्तान वापस आ जाते हैं। शोभराज की माँ अब अकेले पड़ जाती हैं। उनकी मुलाकात वियतनाम के बॉर्डर पर तैनात एक फ्रेंच आर्मी लेफ्टिनेंट से होती है। उन दोनों में प्यार हो जाता है और फिर शोभराज की माँ लेफ्टिनेंट से शादी कर लेती है। उसके बाद शोभराज अपनी माँ के साथ फ्रांस पेरिस आ जाता है और इस तरीके से शोभराज को फ्रांस की नागरिकता भी मिल जाती है। कुछ दिन गुजर जाने के बाद शोभराज का एक सौतेला भाई भी हो जाता है। समय के साथ साथ शोभराज को ऐसा लगने लगता है कि जिस तरीके से उसके पहले बाप ने उसे और उसकी माँ को धोखा दिया, अब उसका सौतेला बाप भी उससे ज्यादा ध्यान नहीं देता। बचपन से शोभराज को सौतेलेपन का एहसास था और इसीलिए वो अपने घर से अलग और कटा कटा महसूस करता था और यही कारण था कि शोभराज जुर्म की दुनिया में आने लगा। सबसे पहले उसने वहीं पे किसी की गाड़ी चुराई और इस वजह से उसे 8 महीने की जेल हो गई। 8 महीने जेल में रहने के बाद शोभराज की मुलाकात जेल में ही एक ऐसे शख्स से होती है जो क्रिमिनल्स के लिए एनजीओ ऑपरेट करता था। इस शख्स की पहचान पेरिस के बड़े बड़े ड्रग डीलर्स और क्रिमिनल से भी होती है। शोभराज जब अपनी सजा काट के जेल से निकलता है तो वो इस शख्स के पास चला जाता है और इसी के जरिए शोभराज की भी पहचान बड़े ड्रग डीलर्स और माफिया गैंग से हो जाती है और इस तरह शोभराज क्राइम की दुनिया में आ जाता है। हालांकि इस वजह से शोभराज को कई और बार जेल जाना पड़ जाता है और वो फ्रेंच पुलिस की नज़र में भी आ जाता है। कुछ दिनों के बाद शोभराज की मुलाकात एक पारसी लड़की से होती है जिसे शोभराज प्यार करने लगता है और समय बीतने के बाद शोभराज फ्रांस छोड़ने का मन बना लेता है। फ्रांस छोड़ने से पहले शोभराज के पास बहुत पैसे थे। शोभराज ने उस शख्स से मदद मांगी जिससे उसकी मुलाकात 8 महीने की सजा काटते वक्त जेल में हुई थी। उस शख्स से शोभराज एक कार लेता है और गर्लफ्रेंड के साथ बॉर्डर के रास्ते पहली बार हिंदुस्तान आ जाता है। शोभराज इंडिया पहली बार 1969 में आता है। मुंबई पहुंचने तक शोभराज की गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट हो जाती है और इसी वजह से शोभराज अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर लेता है। कुछ समय बाद शोभराज को एक बेटी होती है और अब चार्ल्स शोभराज अपने पुराने काम में वापस लग जाता है। वो धीरे धीरे इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से लगे हुए सीमाओं से गाड़ियां चुराता, बॉर्डर क्रॉस करवाता और साथ में ड्रग्स और हथियार की स्मगलिंग भी करता। उसका काम करने का तरीका बड़ा सिंपल और आसान था। उसकी खास बात ये थी कि जिन भी लोगों से वो डील करता उससे वो बहुत अच्छे से बात करता और पैसों से डील करता। चार्ल्स शोभराज दिखने में बेहद स्मार्ट, कॉन्फिडेंट आदमी था।
और साथ में वो बहुत सी लैंग्वेजेस भी बोल लेता। हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच और उर्दू में उसे महारत हासिल थी। अब धीरे धीरे चार्ल्स गाड़ियाँ और हथियारों की स्मगलिंग भी करता और उससे कमीशन लेता। इन्हीं सब चक्करों में अब मुंबई पुलिस की नज़र में चार्ल्स शोभराज आ जाता है और यही कारण था कि चार्ल्स शोभराज अब मुंबई छोड़ देने का फैसला करता है। कुछ समय बीत जाने के बाद चार्ल्स शोभराज मुंबई छोड़कर दिल्ली आ जाता है। दिल्ली पहुंचने के बाद चार्ल्स शोभराज अपनी वाइफ के साथ एक 5 स्टार होटल में रुकता है। इस 5 स्टार होटल का नाम था होटल अशोका। इस होटल के टॉप फ्लोर पे एक ज्वेलरी शॉप थी। चार्ल्स और उसकी वाइफ रात में होटल की ज्वेलरी शॉप में डाका डाल देते हैं। होटल से सारी ज्वेलरी और कैश लेकर चार्ल्स अपनी वाइफ के साथ दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच जाता है। एयरपोर्ट में कस्टम चेक के दौरान पुलिस को उसके बैग में काफ़ी मात्रा में ज्वेलरी और कैश मिलती है। चार्ल्स ये सब देख के काफ़ी डर जाता है और वो अपनी वाइफ के साथ एयरपोर्ट से ही भाग जाता है। लेकिन कुछ समय बाद दिल्ली पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। 1973 में पुलिस उसे पकड़कर पहली बार तिहाड़ जेल ले जाती है। कुछ समय बाद ही चार्ल्स जेल में ही बीमारी का बहाना बना लेता है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहां से वो चकमा देकर पुलिस को भाग जाता है। वहां से भागने के बाद चार्ल्स शोभराज सबसे पहले काबुल पहुंच जाता है। अपनी वाइफ को वो इंडिया दिल्ली में ही छोड़ देता है। काबुल पहुंचने के बाद चार्ल्स शोभराज अब अपने पुराने काम में वापस लग जाता है। क्योंकि चार्ल्स शोभराज को फ्रेंच और उर्दू बोलनी बहुत अच्छी तरीके से आती थी और इसीलिए वो अपने ज़्यादातर शिकार उन फॉरेन टूरिस्ट को ही चुनता था जिनसे वो आसानी से घुल मिल जाता था। अपनी लैंग्वेज की वजह से, अपनी लाइफस्टाइल की वजह से वो लोगों को बहुत आसानी से अपने झांसे में ले लेता था। लोगों को चार्ल्स शोभराज पर इतना भरोसा हो जाता था कि वो उससे ड्रग्स लेने लगते थे। वो लोगों को ड्रग्स इजीली मुहैया करवाता और फिर उनको नशीली दवाइयाँ देकर उन्हें पॉइजन दे देता था और उनका सामान लेकर भाग जाता था। सिर्फ इतना ही नहीं, वो उन लोगों का पासपोर्ट भी चुरा लेता था। काबुल पुलिस उसे गिरफ्तार करती इससे पहले चार्ल्स शोभराज उन्हें चकमा देकर बैंकॉक पहुंच जाता है। पटाया बीच थाईलैंड में वो अपनी एक गैंग बनाता है। चार्ल्स के साथ 2-3 लोग और होते हैं जिसमें से एक लड़की भी होती है। ये कोशिश करता है कि सैलानियों को ड्रग्स के नाम पे ठगने का, उनको लूटने का, और चार्ल्स कई बार इन सब चीज़ों में कामयाब भी हो जाता है। 1974 से 1975 में पटाया बीच और उसके आसपास पुलिस को बहुत सारी लड़कियों की और लड़कों की भी डेड बॉडीज मिलती हैं। जो पहली डेड बॉडी पुलिस को मिलती है वो एक लड़की की होती है और उस लड़की के बिकनी के ऊपर एक फूल बनाया होता है। थाईलैंड पुलिस ये सोचती है कि शायद ये कोई एक्सीडेंट का केस होगा, पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पता चलता है कि लड़की का गला घोंटकर हत्या किया गया था। ये केस अभी सॉल्व हो ही पाता कि पुलिस को एक और डेड बॉडी मिलती है। इस डेड बॉडी पर भी बिकनी था और बिकनी के ऊपर फूल बनाया गया था। जब पुलिस इन दोनों मर्डर्स को एक साथ जोड़कर देख ही रही होती है, ये खबर मीडिया में फैल जाती है और मीडिया इन मर्डर्स को बिकनी किलर का नाम दे देती है और यहाँ से पहली बार चार्ल्स शोभराज का नाम बिकनी किलर के नाम पर मशहूर हो जाता है। हालांकि शोभराज के और कई नाम थे जिनसे वो धीरे धीरे मशहूर होने लगा था। चार्ल्स शोभराज को माफिया, चोर, कैसोनोवा, चालसाज, तस्कर, हिप्पी, लुटेरा, हत्यारा, बिकनी किलर और हत्यारा सांप भी कहा जाने लगा था। कहते हैं 1973 से 1974 के दौरान चार्ल्स शोभराज ने थाईलैंड में कम से कम 12 से 24 कत्ल किए और सारे टूरिस्ट थे। उस मामले में चार्ल्स शोभराज को थाईलैंड पुलिस ने कई बार पकड़ा भी था, पर सबूत न होने के चलते उसे छोड़ दिया गया और इसका फायदा उठाकर चार्ल्स शोभराज 1975 में नेपाल पहुंच जाता है। नेपाल में एक कैनेडियन औरत और अमेरिकन सिटीजन की डेड बॉडी पुलिस को मिलती है, जिसके पीछे चार्ल्स शोभराज का ही हाथ होता है। फिर वो काठमांडू नेपाल से भागता हुआ इंडिया पहुंच जाता है। नेपाल से भागने के बाद वो फिर इंडिया आ जाता है।
1976 की शुरुआत में वो इंडिया आता है। इंडिया में गोवा, दिल्ली और मुंबई में वो अपने नेक्सस को वापस बढ़ाने लगता है। इस दौरान चार्ल्स कई विदेशी पर्यटकों को इंडिया में अपना निशाना बनाता है, उनका कत्ल करता है और उन्हें लूट लेता है। हालांकि चार्ल्स शोभराज हमेशा परफेक्ट मर्डर करता था, पर लोगों को ड्रग्स देते वक्त उसे पता नहीं चल पाता कि कितनी मात्रा में ड्रग्स देना है, और इसीलिए बहुत से उसके शिकार ड्रग्स के ओवरडोज से मर जाया करते थे। दिल्ली में एक बार एक फ्रेंच स्टूडेंट्स का दस्ता आया हुआ था। क्योंकि चार्ल्स शोभराज फ्रेंच बोल लेता था, तो उसकी उन स्टूडेंट्स के साथ अच्छे से दोस्ती हो जाती है। बाद में चार्ल्स शोभराज उन्हें भी ड्रग्स देने की कोशिश करता है, पर इत्तेफाक ये स्टूडेंट्स बच जाते हैं और पुलिस को जाकर अपना बयान लिखा देते हैं। क्योंकि चार्ल्स शोभराज उन दिनों दिल्ली में ही होता है, तो दिल्ली पुलिस उसे आसानी से गिरफ्तार कर लेती है। 1976 की जुलाई में शोभराज को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। इसके ऊपर गोवा में हुए एक मर्डर का केस भी चलने लगता है। जब ये 1973 में दिल्ली से भाग गया था, फिर 1976 में वापस 3 साल के बाद पुलिस के हाथ लगता है। अब बैंकॉक में हुए इतने सारे मर्डर्स के केस भी चार्ल्स शोभराज पे चलने लगते हैं। बैंकॉक पुलिस को अब चार्ल्स शोभराज की भी तलाश थी, क्योंकि चार्ल्स के इंडिया भाग आने के बाद बैंकॉक पुलिस को कई सारे सबूत और गवाह मिल गए थे, जिनसे ये साबित हो रहा था कि ये बिकनी किलर कोई और नहीं चार्ल्स शोभराज है। बैंकॉक पुलिस को ये पता चल गया था कि शोभराज इंडिया में है और दिल्ली पुलिस ने उसे अरेस्ट किया हुआ है, और इसीलिए थाईलैंड गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करती है कि चार्ल्स शोभराज को थाईलैंड वापस भेज दिया जाए। पर क्योंकि चार्ल्स शोभराज ने इंडिया में भी काफ़ी मर्डर्स किए थे, तो इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट सबसे पहले यहीं पे मुकदमा चलाती है और चार्ल्स शोभराज को 12 साल की सजा सुनाती है। 1976 में उसको 12 साल की सजा हो जाती है, जो 1988 में चार्ल्स को बाहर आ जाना था। पहली बार चार्ल्स शोभराज तिहाड़ जेल में इतने टाइम के लिए रहा। जब ये तिहाड़ जेल में रहा तो ये एकदम बदला हुआ था। इसकी बातों से किसी को भी लुभा लेता, दिखने में हैंडसम और हाई लेवल का कॉन्फिडेंट था। तिहाड़ जेल में किसी को ये एहसास नहीं था कि ये जेल में रहने के लिए तैयार कैसे हो गया, ये भागने की फिराक क्यों नहीं कर पा रहा। जेल प्रशासन को भी ये पता था कि इसे निगरानी में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भाग सकता है। पर 10 साल तक चार्ल्स शोभराज जेल में गुजारता है और सबसे अच्छे से पेश आता है। तमाम जेल स्टाफ और बाकी कैदियों से अच्छी अच्छी बातें करता है। ये सारी चीज़ें दरअसल उसके दिमाग में एक प्लानिंग चल रही होती है। वो इन लोगों का भरोसा हासिल करना चाहता था। उसका काम करने का तरीका ही यही था। वो लोगों का भरोसा हासिल करता और फिर अपने काम को अंजाम देता। ट्रस्ट हासिल करने के लिए वो बहुत से पैतरे आजमाता था। ऐसे ही कहा जाता है कि एक बार जब चार्ल्स शोभराज फ्रांस में था, तो उसकी मुलाकात 2 टूरिस्ट से होती है। वो वहाँ घूमने के लिए आए होते हैं। चार्ल्स शोभराज चुपके से उनका पासपोर्ट चुरा लेता है। जब ये 2 सैलानी परेशान हो जाते हैं, इन्हें अपना पासपोर्ट नहीं मिलता, तब ये चार्ल्स शोभराज उन्हें जाकर भरोसा दिलाता है और पासपोर्ट ढूंढने में मदद करता है। क्योंकि पासपोर्ट इसी ने चुराया होता है, तो ये पासपोर्ट उन्हें लाकर दे देता है। बाद में ये टूरिस्ट सोचते हैं कि शायद ये चार्ल्स शोभराज बहुत अच्छा आदमी है और वो इस पे भरोसा करने लगते हैं। कुछ समय बाद सही मौका मिलते ही चार्ल्स शोभराज उन्हें भी लूटकर भाग जाता है। ऐसे ही दिल्ली में आए हुए 2 फ्रेंच स्टूडेंट्स को चार्ल्स शोभराज ड्रग्स का ओवरडोज दे देता है। जब उनकी तबीयत खराब होती है तो वो उन्हें खुद हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में उनकी इलाज भी करवाता है। जब वो ठीक हो जाते हैं, उसके बाद इन स्टूडेंट्स को लगता है कि शायद शोभराज बहुत अच्छा आदमी है, इससे अच्छा आदमी तो हो ही नहीं सकता, और उसके बाद शोभराज सही मौका मिलते ही इन स्टूडेंट्स को भी लूट लेता है। तिहाड़ जेल में अब वो ये तरीका अपनाना उसने शुरू कर दिया था। जितने भी कैदी थे उनके साथ वो घुलता मिलता। जेल के जितने भी स्टाफ थे उनके साथ वो बहुत अच्छी तरीके से बात करता। वो इसी प्लानिंग के साथ अपना काम कर रहा था, क्योंकि वो हिंदुस्तान में पूरे 20 साल काटना चाहता था।
1976 में यह पकड़ा गया था, जिससे इसको 12 साल की सजा हुई थी जो 1988 में पूरा होने वाली थी। अगर ऐसा होता तो इंडियन गवर्नमेंट चार्ल्स को 1988 में सजा पूरा होने के बाद थाईलैंड गवर्नमेंट को सौंप देती, क्योंकि चार्ल्स शोभराज ने वहाँ बहुत से मर्डर्स किए थे, तो हमें इसकी रिहाई के बाद इसे फौरन थाईलैंड गवर्नमेंट को सौंप देना था। और थाईलैंड गवर्नमेंट के हिसाब से इतने सारे मर्डर्स के लिए शोभराज को सीधे सीधे डेथ पेनल्टी यानी मौत की सजा होनी चाहिए थी, और इसीलिए इसको मौत की सजा मिलनी तय थी। लेकिन बैंकॉक थाईलैंड में एक कानून ये भी है कि जो भी क्राइम या मर्डर होते हैं 20 साल तक ही उसका वारंट वैलिड होता है, और 20 साल तक अगर सजा का ऐलान नहीं हुआ तो केस अपने आप ही रद्द हो जाता है, यानी कि खत्म हो जाता है। तो 20 साल से पहले अगर चार्ल्स थाईलैंड गवर्नमेंट के हाथ आ जाता तो उसे सीधे सीधे मौत मिल जाती। चार्ल्स शोभराज के दिमाग में ये सब चल रहा था, शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। 10 साल तक उसने जेल में बड़े आराम से जेल की जिंदगी काटी, पर जैसे जैसे रिहाई के दिन आने लगे चार्ल्स शोभराज के दिमाग में ये प्लानिंग चलने लगी। चार्ल्स को जब 10 साल हो गए तो 1986 में उसने धीरे धीरे करके अब जेल के अंदर ही बहुत से नशे की दवाइयां और गोलियां मंगवाने लग गया। कहते हैं तिहाड़ जेल में चार्ल्स शोभराज बड़े शाही तरीके की जिंदगी जीता था। उसके पास पैसे थे तो वो दावत करता, पैसे देना, और मन आए तो तिहाड़ में मन चाहा चीजें खाना। इवन उसके पास सारी सुविधाएं जेल में मौजूद थी। उसका चाल चलन ठीक था, नॉर्मल किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, तो जेल ऑफिशियल्स भी उस पर 10 सालों में आंख बनकर भरोसा करने लगे थे। शोभराज यही चाहता था। 1986 में उसने अचानक से बहुत सी नींद की गोलियां जेल में ही मंगवा लिए, और एक हफ्ते पहले ही वो जेल में सारे ऑफिशियल्स और जितने भी अन्य कैदी थे उन्हें बताने लगा कि मेरा एक हफ्ते में बर्थडे आने वाला है और मैं अपना बर्थडे आप सबके साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। क्योंकि उसका चाल चलन बहुत अच्छा था तो जेल में बर्थडे मनाने का परमिशन भी उसे आसानी से मिल जाता है। 1986 का वो दिन आता है जब शोभराज जेल में ही केक, मिठाई, फ्रूट्स और कई खाने के सामान मंगवाता है। जेल के ऑफिशियल्स खुद उसको ये सारे सामान लाकर देते हैं। जब इतना कुछ मीडिया, कैमरा और सीसीटीवी ये सारी चीजें नहीं हुआ करती थी। सारी चीजें आने के बाद शोभराज अब उन सारे खानों के सामान में खुद नशीली दवाइयां मिला देता है, और उसी समय 4 कैदियों को भी ये बताता है कि तुम सब ये खाने के सामान बिल्कुल मत खाना, और उन 4 कैदियों को अपने गैंग में शामिल करता है। और धीरे धीरे करके केक काटने के बाद अपने हाथों से सारे ऑफिशियल्स को वो मिठाई और केक खिलाता है। उसके बाद शोभराज अपने हाथों से अन्य कैदियों को और जेल के अन्य स्टाफों को खिलाता है, ये पक्का करने के लिए कि बैरक से लेकर मेन गेट तक हर एक आदमी खा चुका हो। सबको खिलाने के बाद थोड़ी देर में दवा अपना काम करना शुरू कर देती है और सबके सब बेहोश होने लगते हैं। चार्ल्स शोभराज पूरे फिल्मी स्टाइल में अपने जेल से बाहर आता है। बैरक से बाहर आने के बाद वो बड़े ही आराम से टहलता हुआ मेन गेट सदर दरवाजे पे आ जाता है। वहां का गार्ड भी बेहोश पड़ा होता है। वहां पहुंचने के बाद वो 4 कैदियों के साथ वहां खड़े होकर बकायदा अपने कैमरे से एक फोटो भी लेता है। चारों तरफ अंधेरा और बाकी सारे गार्ड बेहोश पड़े होते हैं। उसके बाद शोभराज अपने रास्ते भाग जाता है। कुछ देर बाद जब जेल ऑफिशियल्स को पता चलता है कि शोभराज भाग चुका है तो ये बहुत बड़ा हंगामा मच जाता है। और दूसरी तरफ जहां शोभराज जेल से निकल जाने के बाद उसे भाग जाना चाहिए, वहीं वो आराम से दिल्ली से गोवा चला जाता है। वहां अपना भेष बदलकर ये एक होटल में स्टे करने लगता है। पर कुछ दिनों बाद वो गोवा में आराम से इधर उधर घूमने लगता है, जहां पर मुंबई पुलिस उसे पहचान लेती है और शोभराज को बड़े ही आराम से होटल से ही पकड़ लिया जाता है। उसे वापस दिल्ली लाकर जेल भेज दिया जाता है, लेकिन इस जेल ब्रेक के लिए उसे पूरे 12 साल की और सजा मिलती है। मतलब अब करीब 21 साल की जेल शोभराज को हो जाती है। शोभराज को 1997 तक जेल भेज दिया जाता है।
और 1997 में थाईलैंड गवर्नमेंट का जो वारंट था वो एक्सपायर हो जाता है और इसीलिए शोभराज दुनिया का पहला ऐसा क्रिमिनल होगा जो जेल में और रहने के लिए जेल से भाग जाता है और अपने मकसद में पूरा भी हो जाता है। इसके बाद 1997 में सजा पूरी होने पर शोभराज को रिहाई मिल जाती है। 17 फरवरी 1997 में 21 साल जेल में गुजारने के बाद शोभराज अब आज़ाद हो जाता है। चार्ल्स शोभराज ने पूरे 30 साल जेल में गुजारे, जिसमें 21 साल वो तिहाड़ जेल में रहता है और 9 साल वो दूसरे मुल्कों के जेल में काटता है। 1997 में क्योंकि अब चार्ल्स शोभराज आज़ाद था तो इंडियन गवर्नमेंट ने उसको फ्रांस भेज दिया क्योंकि ये वहीं का सिटीजन था। तो रिहाई के बाद बाकायदा भारत सरकार ने 1997 से 2003 तक चार्ल्स शोभराज फ्रांस में ही रहता है और तब तक चार्ल्स शोभराज का नाम इतना ज़्यादा मशहूर हो जाता है कि फ्रांस में लोग उसे हीरो की तरह मानने लगते हैं, लोग उसके साथ फोटो खिंचवाने लगते हैं। और तभी उन दिनों एक बहुत ही बड़े हॉलीवुड प्रोड्यूसर उसे एक मूवी का ऑफर देते हैं और यहाँ तक कि कहा जाता है कि चार्ल्स शोभराज ने इस मूवी के राइट के लिए पूरे 90 करोड़ रुपए लिए थे। चार्ल्स शोभराज उन दिनों अपने इंटरव्यूज के लिए पूरे $5,000 चार्ज करता था और फिल्म के लिए उसने अच्छा खासा अमाउंट लिया था। पूरे 6 साल तक शोभराज वहां पे बहुत आराम से और आज़ाद जिंदगी जीता है। फिर उसके बाद 2003 में अचानक कुछ ऐसा होता है जिसे कहा जाता है कि चार्ल्स शोभराज की सबसे बड़ी गलती थी। वो 2003 में काठमांडू नेपाल वापस आ जाता है और यहाँ आकर वो एक होटल में रहने लगता है। कुछ दिनों बाद नेपाल का ही एक लोकल जर्नलिस्ट शोभराज को मार्केट में घूमते हुए पहचान लेता है और तभी वो नेपाल के हाई अथॉरिटीज को इत्तला कर देता है कि शोभराज नेपाल आया हुआ है। तो जब छानबीन हुई तो पता चलता है कि चार्ल्स शोभराज यहाँ के नियति होटल में रुका हुआ है। यहाँ के नियति होटल के कैसीनो में चार्ल्स शोभराज को नेपाल पुलिस अरेस्ट कर लेती है। 19 सितंबर 2003 को शोभराज पकड़ा जाता है। दरअसल 1975 में थाईलैंड से भागने के बाद जब शोभराज नेपाल आया था तो उसने 2 लोगों का कत्ल किया था, एक अमेरिकन सिटीजन और एक कैनेडियन सिटीजन का। उसी के चलते नेपाल पुलिस उसे कई टाइम से तलाश रही थी। जब 2003 में नेपाल पुलिस शोभराज को गिरफ्तार कर लेती है तो उसके ऊपर मुकदमा चलता है और मुकदमा चलने के दौरान शोभराज को उम्र कैद की सजा हो जाती है और फिर शोभराज हाई कोर्ट में अपील करता है और वहां पर भी उसे उम्र कैद की सजा हो जाती है। हालांकि शोभराज इस चीज पे कायम रहता है, वो बोलता है कि 1975 में जब ये 2 मर्डर्स हुए थे तो वो नेपाल में था ही नहीं, पर फिर भी उसे उम्र कैद की सजा हो जाती है। इन सब के बीच शोभराज अपना एक वकील करता है जिसका नाम था शकुंतला थापा। शकुंतला थापा की एक 20 साल की बेटी थी जो 12वीं क्लास में पढ़ती थी, जिसका नाम था नितिशा विश्वास। तो वो भी अपनी माँ के साथ जेल आया जाया करती। जेल में ही इन दोनों की मुलाकात शोभराज से होती है। अचानक एक दिन एक बहुत बड़ी खबर मीडिया में आ जाती है। 8 अक्टूबर 2008 को कुछ तस्वीरें सामने आती है। चार्ल्स शोभराज और निहिता विश्वास, जिसकी उम्र सिर्फ 20 साल होती है, दोनों शादी कर लेते हैं। ये शादी जेल में ही हो जाती है। जेल में शादी की गवाह होती है निहिता विश्वास की मां शकुंतला थापा, जो चार्ल्स शोभराज की पर्सनल वकील भी थी। अब जेल प्रशासन के हाथ पांव फूल जाते हैं। मीडिया ये पूछने लगती है कि जेल में शादी कैसे हो सकती है। अब ये शादी भी एक साजिश थी बाहर आने के लिए। फिलहाल चार्ल्स शोभराज नेपाल की जेल में ही है। एक खबर आई थी कि उसका एक दिल का वाल्व खराब है, इसीलिए ओपन हार्ट सर्जरी की बात चल रही थी। इसलिए शोभराज ने एप्लीकेशन भी दी थी अपनी सर्जरी पेरिस में करवाने के लिए, क्योंकि नेपाल में बहुत ही कम हार्ट सर्जन्स हैं। वो चाहता है कि फ्रांस में ही उसकी सर्जरी हो जाए, पर इसके ऊपर भी अभी तक नेपाल गवर्नमेंट का कोई डिसीजन सामने नहीं आया है। नेपाल में एक रूल ये भी है कि जिनकी उम्र 72 साल से ऊपर हो जाती है उन्हें वहां रिहाई मिल जाती है। तो शोभराज ने इस रूल का भी हवाला दिया है, क्योंकि शोभराज का अभी 73
साल चल रहा है, पर इस पर भी फैसला नहीं आया। कुल मिला के इस वक्त शोभराज काठमांडू के पास नेपाल की सबसे बड़े जेल में बंद है। उसे उम्र कैद की सजा हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले पर मुहर लगा दी है। आज तक चार्ल्स शोभराज पर हॉलीवुड बॉलीवुड मिलाकर पूरे 3 मूवीज बन चुके हैं, वो भी बहुत बड़े बजट के। 4 बुक्स रिलीज हो चुकी हैं जिसमें उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई है। कहते हैं चार्ल्स शोभराज उन चुनिंदा क्रिमिनल्स में से एक है जिनको इतनी स्टारडम मिली, पब्लिसिटी हुई। इसकी वजह यह भी है कि इतने क्राइम करने के बावजूद, 24 मर्डर करने के बावजूद, चार्ल्स शोभराज सीरियल किलर की तरह बात नहीं करता था। वो बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड, कॉन्फिडेंट रहता और सबसे बड़ी बात यह थी कि चार्ल्स शोभराज में एक सम्मोहन शक्ति थी। उसके साथ जो शख्स भी रहता उसे वो अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। कुल मिला के चार्ल्स शोभराज अपनी उम्र के 73 साल में 35 साल वो जेल में रहा और 38 साल वो आज़ाद रहा है और अभी फ़िलहाल वो नेपाल के एक जेल में बंद है। तो ये थी चार्ल्स शोभराज की कहानी। अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलें, शेयर करना मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह मिलते रहेंगे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। देखते रहिए आर्मी ब्रैट इन एक्शन।